गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। मेरी प्यारी अम्मा, बाबू, दाजू, भाई, दीदी, बहने, सबलाई गोरखे सलाम। जय गोरखा, जय गोरखा। भारत माता की, भारत माता की वंदे। हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के युवा तेज तर्रार नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी मेरे भाई राजू बिष्टा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कल्याण देवान जी, हमारे एमएलए दार्जिलिंग के भाई नीरज जी और जिन्होंने अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद भाई राजू बिष्टा जी को दिया है, ऐसे हमारे भाई विमल गोरांग जी, जेबी राय जी, दवा बकिम जी, विकास राय जी, भक्ता जी, मंच और सभा में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के सभी पदाधिकारी, आदर योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं भी पहाड़ी हूं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद बना हूं और आज हिमाचल के पहाड़ों से दार्जिलिंग के पहाड़ों तक आने का इस सफर और यहाँ के खूबसूरत हमारे भाई बहनों के बीच में आकर ऐसा लग रहा है अपने ही दूसरे घर में आया हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जब मैं 26 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना तो मैंने पूरे हिमाचल में धर्मशाला को चुना जहां पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए। तब मुझे लोग कहते थे, तब मैं राजनीति में नहीं था, तब मुझे कहते थे नौजवान पागल है, कहां स्टेडियम बनाना चाहता है, 300 फीट का पहाड़ है, जैसे पहाड़ ऐसे पहाड़ था। मैंने उस पहाड़ को काटकर वहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया। आज वो दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है और हमारे वहां पर भी बहुत सारे गोरखा भाई बहन है। आपको पता है कि नहीं पता है? धर्मशाला में बहुत सारे गोरखा भाई बहन है और मैं राजू जी को कह रहा था, हमारा सब लोग वहां पर हमारे साथी हैं, सहयोग करते हैं। वो अपनी बहादुरी के लिए वहां पर जाने जाते हैं और वीर चिल्ला राय जी की धरती भी अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हेलन लेप्चा जी हो या दल बहादुर गिरी जी हो, इन्होंने इस धरती का नाम बड़ा किया है और भगवान बिरसा मुंडा के संतानें जहां रहती हो, मैं कहना चाहता हूं, अगर जनजातीय गौरव दिवस भी देश ने किसी ने मनाया तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को मनाया है। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही, कांग्रेस ने कभी भगवान बिरसा मुंडा को याद नहीं किया। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही, इस क्षेत्र का विकास नहीं किया। अरे मैं तो ये वीरों की धरती को भी प्रणाम करता हूं, तो मेरे लिए तो ये देवभूमि भी है, क्योंकि महाकाल बाबा की अगर मैं बात करूं, सिंचल देवी मां की बात करूं, काली मां की बात करूं, बाबा जलपेश की बात करूं, तो ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करता हूं मेरे भाइयों। मेरे साथियों, आज से 5 साल पहले आपने राजू बिष्टा जी को यहां से जिताकर भेजा। आपने एक युवा को जिताया था। आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका प्रतिनिधि राजू बिष्टा जी बने। आज वो केवल आपके सांसद एमपी नहीं,
वो देश के बहुत उभरते हुए युवा नेता के रूप में भी बने हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। उन्होंने लगातार आपकी आवाज वहां पर उठाई है। दार्जिलिंग की बात हो, सिलीगुड़ी की बात हो, तराई की बात हो, ढोर्स की बात हो, लगातार इन विषयों को लेकर, और तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार की बात हो, वो भी भाई राजू बिष्टा जी ने लगातार वहां पर उठाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्य में ममता बनर्जी जी की सरकार है, क्या दिया हमें राज्य में? टीचर घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम दिया कि नहीं दिया? 65 करोड़ रुपया नकद मिला कि नहीं मिला? आज शिक्षा मंत्री कहां है? जेल में। काउ स्मगलिंग होती थी, गाय स्मगलिंग होती थी, नहीं होती थी? आज वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? कहां? तिहाड़ जेल में। राशन आपको तो मिला नहीं, राशन घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? किसने किया? तृणमूल ने। और आज वो भी कहां है? और घोटाला कौन सा हुआ? लैंड माफिया यहां पर है। नल से जल, जल का घोटाला हुआ। और यही नहीं, पहले तो कहते थे आपके पाप के अत्याचारों का घड़ा भर गया। अरे ममता बनर्जी की तो सिंटेक्स की टैंकी भर गई है भ्रष्टाचार के पैसे की। मेरे भाई और बहनों, कितना लूटोगे, कितना अत्याचार करोगे? मेरे भाई और बहनों, जब से तृणमूल की सरकार आई, यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन मेरे गोरखा समुदाय के भाई और बहनों के साथ उन्होंने अत्याचार के उनके अधिकार नहीं दिए। इस क्षेत्र के विकास को दूर रखा। मैं जब राजू बिष्टा जी ने वहां पर आवाज उठाई कि चाय बगान के अपने भाई और बहनों के हक के लिए उनको दिहाड़ी ज्यादा मिले, उनको वेज ज्यादा मिले, उनकी महीने की कमाई ज्यादा हो, तो तृणमूल की जनता, तृणमूल के सांसद नहीं बोलते थे। मेरे भाई राजू बिष्टा जी ने उठाई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानून भी बना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना दिया, लेकिन ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया। लागू होना चाहिए कि नहीं? चाय बगान वालों को ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं? ज्यादा दिहाड़ी मिलनी चाहिए कि नहीं? आपको ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं? क्या सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं? अरे हम 4 कोड भी लाए, जिसमें आपकी वेजेस की बात भी थी, सोशल सिक्योरिटी की बात भी थी, आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ यानी कि आपके स्वास्थ्य और आपके कामकाज के लिए बेहतर माहौल की बात भी थी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड भी था, लेकिन ममता बनर्जी जी ने इसको लागू नहीं किया। लेकिन एक बात तो तय है ममता जी, अगर आप नहीं करोगे तो यहां की जनता ने मन बना लिया है, आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत हो गया ममता बनर्जी की सरकार का। अरे कितना घोटाला करोगी? देश में कोई बम विस्फोट करता है तो पश्चिम बंगाल में आके छिप जाता है, कोई महिलाओं पर अत्याचार करता है तो यहां छिप जाता है, संदेश खली में महिलाओं की इज्जत लुटती है तो ममता बनर्जी उसको संरक्षण देती है, कोई बम धमाके करता है तो इनकी सरकार के समय यहां पर आकर पनाह ले लेता है। अरे देश भर में जो कोई गलत काम हो उसके साथ पश्चिम बंगाल का नाम जोड़ने का काम क्यों होता है? पश्चिम बंगाल तो जाना जाता था अपने बलिदान के लिए, अपने योगदान के लिए। हमारे पूरे क्षेत्र ने अब एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आपको बदले में इन्होंने क्या दिया? प्रजापट्टा लैंड वाला इशू क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं दिया अधिकार? मैं पूछना चाहता हूं। ना आपको मिनिमम वेज दी, ना आपको अब हमारी बिजली भी गायब कर दी। मेरे भाई और बहनों, ये जितनी मर्जी आवाज दबाने की बात करेंगे कुछ नहीं होगा।
मैं गोरखा समुदाय के बीच में बोल रहा हूं, कितनी आवाज दबाओगे नहीं दबेगी, आपकी आवाज उठकर ही रहेगी मेरे भाई और बहन। और आपकी आवाज में तो इतनी ताकत राजू जी ने दी है। भाई विमल गुरंग जी, विमल जी, यह ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो इतने सालों में नहीं मिला वो करके दिया है। यहां से लेकर गोरखपुर तक 4 लेन एक्सप्रेस वे, 32,000 करोड़ रुपए का 4 लेन एक्सप्रेस। अरे देश के बड़े बड़े शहरों को भी वंदे भारत ट्रेन नहीं मिली थी। उससे पहले सिलीगुड़ी से मेरे भाई राजू बिष्ट और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन देने का काम किया। एक नहीं, तीन वंदे भारत, तीन वंदे भारत। और यही नहीं, कोरोनेशन ब्रिज की मैं बात करूं तो 1100 करोड़ रुपए का एक पुल, 1100 करोड़ रुपए का। बालासोन सेवको एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर 1000 करोड़ का। अरे देश में हाईवे, एयरपोर्ट बनते हैं, एयरपोर्ट बनता 1000 करोड़, 2000 करोड़ का, लेकिन आपके बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए 3000 करोड़ रुपया मंजूर करवा दिया है। आपके पानी की समस्या का हल करने के लिए 2450 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिया। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट केवल एक एमपी, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी के एमपी ने, हमारे ने, भाई राजू बिष्टा जी ने मंजूर कराए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती मेरे भाई और बहन। लेकिन मुझे सबसे खुशी तब मिली जब राजू बिष्टा जी ने मुझे कहा कि हमारे केरसोंग स्टेशन में नेपाली भाषा में प्रोग्राम और होने चाहिए रेडियो पर। राजू भाई, ये नेपाली प्रोग्राम तो नेपाली भाषा में आपने चला दिए, अब इसको दुगने से ज्यादा ये प्रोग्राम भी हो जाएंगे और टीवी पर भी नेपाली प्रोग्राम ज्यादा बढ़ के दिखेंगे। ऐसा लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है और इसके ऊपर प्रोग्राम बनने शुरू हो गए। ये ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस। जब आप पिछली बार मिले थे तो वहां पे विभाग ये काम ऑलरेडी कर रहा है और उन्होंने कहा है यहाँ के कल्चर को, यहाँ की ट्रेडिशन को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृति को हम देश में ही नहीं दुनिया में दिखाने का काम करेंगे। इस बात का विश्वास दिलाता है ताकि देश भर के कोने कोने में, चाहे मेरे धर्मशाला में बैठे हो, मेरे शिमला में बैठे हो या बेंगलुरु में मेरे गोरखा भाई हो या कहीं पर भी हो, दिल्ली में भी हो, तो आपके अपनी संस्कृति, अपनी भाषा में अपनी कला के प्रोग्राम अब उनको देखने के अवसर मिलेगा और आप सबको, युवा पीढ़ी को जोड़कर रखेंगे। दूसरी बात आपने खेलों की कही। मैं आपसे पूछता, अगर मैं 26 साल की उम्र में खेल स्टेडियम बना सकता हूं, जब मैं खेल मंत्री नहीं था, तो आज मुझे आपके यहाँ पे खेल स्टेडियम बनाने में कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या? क्या आप चाहते हो यहाँ पे कोई खेल मैदान बने? फुटबॉल का बने कि एथलेटिक्स का बने? क्योंकि बाहर एथलेटिक का ट्रैक बिछता है और अंदर फुटबॉल का खेल होता है। एक ही मैदान में दो दो खेल हो जाते हैं। उसी फुटबॉल की ग्राउंड पे चाहो तो जैवलिन थ्रो भी कर सकते हो, डिस्कस थ्रो भी कर सकते हो, अन्य गेम भी खेल सकते हो, लेकिन उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार जमीन देती है क्या? अरे वो तो गरीब को पक्का मकान बनाने के लिए जो मोदी सरकार पैसा भेजती, वो पैसा भी नहीं लगाती थी। किसान के खाते में 6,000 रुपया साल का डालना था, ममता बनर्जी उसके लिए भी मना करती थी। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख मुफ्त में इलाज, ममता बनर्जी की सरकार उसके लिए भी मना करती थी। लेकिन आज आपका ये भाई आपको वायदा करके जा रहा है। मैं घोषणा तो आज नहीं कर सकता, लेकिन आज कहता हूं, एक भाई को आप वोट देकर जा रहे हो, लेकिन दूसरी बार दूसरा सांसद भी आपको अनुराग ठाकुर और राजू बिस्ता के रूप में मिलने वाला है मेरे भाई। ये खेल मैदान की जिम्मेदारी केवल भाई राजू की नहीं, अनुराग ठाकुर की भी उतनी ही है मेरे भाइयों।
लेकिन मैं इतने खूबसूरत चाय बगानों को देख के सोच रहा था कि क्या यहां पर केवल चाय पत्ती ही उगाई जाए कि टूरिज्म को भी बढ़ाया जाए। टूरिज्म बढ़ेगा, साथ साथ में तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। और भविष्य के लिए आप लिख लीजिए, जितनी बढ़िया सड़कें भाई राजू जी बनवाने जा रहे हैं, एयरपोर्ट का बढ़िया विस्तार करने जा रहे हैं, शिक्षा की और सुविधाएं देने जा रहे हैं, स्किल्स के आपके और सेंटर खोलने जा रहे हैं, और कहीं आपदा आ गई तो उसके लिए डिजास्टर रिस्पांस के लिए भी और यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं करने वाले हैं। जब ये सब होगा तो पर्यटन अपने आप बढ़ेगा। मेरे भाई और बहनों, दुनिया की कोई ताकत टूरिस्ट को यहाँ आने से नहीं रोक पाएगी। इस खूबसूरत इलाके को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बॉर्डर विलेज को कहा है फर्स्ट विलेज, यानी कि देश का प्रथम विलेज। हमने 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, हमने फर्स्ट विलेज के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया, उनको देश की राजधानी में रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया, उन्होंने देखा। और हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के नाते देश के बॉर्डर का विकास किया। 6,800 किलोमीटर सड़कें हमने देश के बॉर्डर पे बनाई। अब एयरपोर्ट बनाने की भी साथ साथ में तैयारियां चल रही हैं। मेरे साथियों, नरेंद्र मोदी जी लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत काम करते हैं। यहां पे काम किया है, लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमारे पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में खर्च किए हैं और आगे भी करेंगे। मैं अपने गोरखा समुदाय से, गोरखा परिवारों से इतना ही कहता हूं, आई वॉन्ट टू से दिस टू माई गोरखा फैमिली, तपाईहरूको सपना मोदीजीले पूरा गर्ने छ, निश्चिंत बस्नुहोस्। ये आपका सपना नहीं, ये नरेंद्र मोदी का संकल्प है और उसको सिद्धि तक लेकर जाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। मेरे भाई और बहनों, गोरखा मुद्दे पर सॉल्यूशन हम ही लाएंगे। अब आप बोलोगे कब लाओगे, तो मैं कहता हूं भाई और बहनों, याद करो 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की सरकार को छोड़ दिया था, जनसंघ बनाया था और उस समय था कहा था कि कश्मीर में, कहां कलकत्ता कहां कश्मीर, कि वहां परमिट राज खत्म करेंगे, आर्टिकल 370 35A को खत्म करेंगे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रह सकते। हमारी पार्टी इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, उस समय से लेके हमारी पार्टी की 3 पीढ़ियों ने अपना समय खपा दिया। जब हमें पूर्ण बहुमत देश में मिला, हमने आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर को से सदा सदा के लिए खत्म कर दिया है, वहां से मुक्ति दिला दी। मेरे भाई और बहनों, मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिला दी है, सीए का कानून हमने बना दिया है और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बना दिया है। जय जय श्री राम। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये स्टेज वाले नहीं बोल रहे, आप इन पे नजर रखना किसका हाथ नहीं उठा, ठीक है। जब मंदिर नहीं बना था तब तो जोर से नारा लगाते थे, तब कहते थे 500 साल हो गए, कब मंदिर बनाओगे। जब 500 साल के बाद हमने केस जीत लिया तो अब क्या घर पे बैठ जाओगे। तो मेरे साथ बोलिए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे साथियों, अगर हमने मंदिर भी बनाया, बाकी सारे वायदे भी पूरे किए, तो गोरखा समुदाय की मांग, उनको न्याय दिलाने का काम भी ये मोदी की गारंटी है, ये भी पूरा होकर ही रहेगा।
जहां तक ग्राउंड की बात है, मैं एक बार फिर कह दूं, मुझे याद भी याद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे, क्या नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहते थे ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें स्टेडियम दूंगा। ठीक है कि नहीं ठीक है? तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें स्टेडियम दूंगा। मेरे भाई और बहनों, युवाओं के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं केवल अगर पिछले 2-3 सालों की बात करूं तो जितने इंडिया ने 60 साल में मिला के यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीते थे, उससे ज्यादा हमने इस बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में एक ही साल में चाइना में मेडल जीत लिए। हमने टोक्यो ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल, पैरालंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में, और फिर कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल। 4-4 बेटियां वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हमारी बन गई। हम क्रिकेट में तो सेंचुरी लगाते थे, इस बार एशियन गेम्स में मेडल्स की सेंचुरी लगाने का काम भारत ने किया है। 107 मेडल, 107 मेडल भारत के एथलीट्स ने जीते हैं। और अब टोक्यो ओलंपिक्स आएगा, हम वहां पर पहले से ज्यादा मेडल जीतकर दिखाएंगे। और 2036 में ओलंपिक्स का आयोजन हम भारत में करके दिखाएंगे, इंडिया में करके दिखाएंगे। मेरे साथियों, हमारे यहां से फुटबॉल के खिलाड़ी भी निकले, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स के भी निकले। भाई राजू जी, हम प्रयास करेंगे कि खेलो इंडिया सेंटर से लेके बाकी सुविधाएं आए। आज घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन मैं जानता हूं पहाड़ी लोग शरीरी तौर पे बहुत मजबूत होते हैं और खेलों में तो बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम कहां से आती है? कहां से आती है? आती है ना नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से। मीराबाई चानू कहां से आती है? लवलीना कहां से आती है? मैं एक के बाद आपको ऐसे खिलाड़ियों के नाम दिखाऊं। आज भारत में पिछले 6 सालों में इंडिया ने जितने मेडल जीते हैं, उनका 50% मेडल वुमेन एथलीट ने जीता है, महिला खिलाड़ियों ने जीता है। भारत की बेटियों ने शानदार काम किया है। इसलिए हम भारत की बेटियों के लिए और खेलों की सुविधाएं बनाएंगे। हमने कहा था हम 750 खेलो इंडिया सेंटर बनाएंगे, अब हम 1075 खेलो इंडिया सेंटर बना रहे हैं। हम एक के बाद दूसरी सुविधा बना रहे हैं। हमने खेलों का बजट 4 गुना ज्यादा कर दिया है। कांग्रेस के समय 800 करोड़ था, हमने 3300 करोड़ रुपीस कर दिया है। हमने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर 3800 करोड़ रुपीस की लागत से कई स्टेडियम बनाकर दे दिए। हमने टॉप स्कीम में बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारी खिलाड़ियों के लिए हमने बनाकर दे दी है। हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि हम खेलों में और सुविधाएं दें। जब खेलों में और सुविधा मिलेगी तो उन खेलों की सुविधाओं में हमारा दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी पीछे नहीं रहेगा। इस बात का मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। जितनी बाकी को सुविधा मिलेगी, उतनी आपको भी मिलेगी। मेरे भाई और बहन, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं राजू जी, मैं आपसे इतना निवेदन करने आया हूं। नेता बनाने का काम जनता करती है। आपने नरेंद्र मोदी जी को फुल मेजॉरिटी के साथ जिताया, पूर्ण बहुमत के साथ जिताया। आगे मोदी जी ने मेहनत की तो आज पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर अगर कोई 4 ईयर से कोई है तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। मेरे भाई और बहनों, लेकिन ये मोदी जी को नहीं, क्रेडिट मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपने वोट दिया। राजू बिष्टा जी जीते, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो जाकर हम लोग देश को आगे बढ़ा पाए। आज हमारा देश, जो कांग्रेस के समय लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, खराब हो गया था देश की हालत, भ्रष्टाचार था, आज देश में मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं। अभी आगे और बढ़ना है।
पिछले 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को, जरूरतमंदों को पक्के मकान मिल गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। राजू बिष्टा जी ने बहुत सारे मकान मंजूर करवाए, टॉयलेट्स बने, घर को पानी मिला, मुफ्त में इलाज मिला, मुफ्त में अनाज मिला। अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी कि मिलता रहेगा। 3 करोड़ पक्के मकान अगले 5 साल में और बनाकर देंगे। जिनको मकान नहीं मिला, अब उनको अगले 5 साल में पक्का मकान मिल जाएगा और अनाज भी मिलता रहेगा। और जिनकी उम्र 70 ईयर से ज्यादा, 70 साल से ज्यादा हो गई, उनको 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। किसी भी परिवार से हो, उसको इलाज पर कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। हमने अपनी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। देश में 1 करोड़ बहनें, 1 करोड़ वुमेन लखपति दीदी बन गई हैं। अब अगले 5 साल में 2 करोड़ बहनों को और लखपति दीदी बना देगी मोदी सरकार। आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे। साथियों, राजू बिष्टा जी ने कहा कि चाय के उद्योग को, चाय के बगीचे के हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो श्रमिक हैं, इनका लाभ इनको दिलाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसको व्यापार की नगरी भी अपने पूरे क्षेत्र को बनाएंगे। मैं ऐसे युवा नेता जिसकी सोच आगे बढ़ाने वाली है, उसको सलाम करता हूं। आप लगातार इस इलाके की आवाज बने और भाई विमल जी, आपने और आपकी पार्टी ने पूरा सहयोग इसमें किया, समर्थन दिया। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आपसे एक बात पूछकर जा रहा हूं। मैं 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को मिलूंगा। वो मुझे पूछेंगे, भाई राजू भाई का क्या हाल है। मैं क्या बताऊं क्या हाल है। ठीक है सब? जीतेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, राजू बिष्टा जी जीतेंगे, रिकॉर्ड वोटों से जीतोगे। अगर आपने मन पक्का कर लिया राजू बिष्टा जी को जिताओगे, तो मेरे साथ नारा लगाओ, बोले भारत माता की। देखो, जिसका हाथ नीचे रह गया, इसका मतलब उसका वोट नहीं पड़ेगा। जिसका हाथ उठ गया, मैं समझूंगा वो वोट डालेगा। भारत माता की। वो ग्रे टी शर्ट वाला भाई पीछे, जो कुर्सी पे, हाँ, जो आपने हाथ खड़े किए, आपके पीछे जो बैठा है, हाँ वही हंस रहा है। अब देखो, मेरी नजर सब पे रहेगी। उस कोने में भी है मेरी सामने, जो मोबाइल फोन लेके पेड़ के नीचे खड़ा, नीली टी शर्ट वाला। हाँ, आपको चश्मा यहां लगा है वो। ये कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। घर पे बोलेंगे, भाई रैली में गए थे, क्या किया? तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की। ये जाली के पीछे लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे। अगर राजू बिष्टा जी को जिताना है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, तो इकट्ठे मिलकर बोले भारत माता की, भारत माता की। वो ग्रीन टी शर्ट पोल के साथ हाथ लगा के खड़े। पकड़े गए नहीं पकड़े गए? भारत माता की, भारत माता की। वंदे, जय गोरखा, जय भारत माता, जय गोरखा। मैं बोलूंगा जय गोरखा, आप बोलेंगे जय भारत माता। मैं बोलूंगा जय भारत माता, आप बोलेंगे जय गोरखा। ठीक है? जय गोरखा, जय भारत माता, जय गोरखा, जय भारत माता, जय गोरखा, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद।